हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय, जिसे हम लोग ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। इसे हम लोग ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं, जिसका आज लेक्चर 2 होने वाला है। अगर आप सभी लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी लेक्चर 1 जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग लेक्चर 2 में लेक्चर 1 में श्वसन के अंगों के बारे में पढ़े थे, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे जीव को श्वसन अंग क्या होते हैं और मानव के श्वसन अंग के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग श्वसन की क्रिया विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग गैसों का विनिमय, उसके बाद हम लोग गैसों का अभिगमन, उसके बाद हम लोग श्वसन का नियंत्रण और फिर श्वसन के संबंधी विकार यानी कि श्वसन से कौन कौन सी बीमारी होती है, वो सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन 2 चरण में सम्मिलित होती है, जिसे हम लोग अंतःश्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। अंतःश्वसन के दौरान जो होती है वो वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। श्वसन में 2 चरण सम्मिलित हैं, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन तब होगा जब जिसमें वायुमंडलीय दाब को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन तब होता है जो फुफ्फुसीय दाब को बाहर मुक्त किया जाता है। अंतःश्वसन तब होता है जब बाहरी वायु को अंदर खींचा जाता है, फेफड़ों में खींचा जाता है, और निःश्वसन तब होता है जब फेफड़ा वाले वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, यानी कि अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु के दाब कम होते हैं, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतरिक फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होते हैं। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब यानी कि वायु का मंडलीय दाब जो होती है फेफड़ों की वायु दाब से कम होते हैं। फेफड़ा की वायु दाब से क्या होते हैं? यानी कि वायु में ज़्यादा होते हैं और फेफड़ा में हमारे पास कम होते हैं। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतरिक फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह कि इस तरह की प्रवणताओं को उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग पसलियों के बीच स्थित बाह्य हो अंतरपशु की, जिसे इंटरकोस्टल इस तरह की बाह्य प्रवणता को उत्पन्न करती है। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो कि अग्र पक्ष अक्ष यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस में वक्षगुहा के आयतन को बढ़ा देता है। बाह्य अंतरापशु पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थी को ऊपर उठा देती है, जिससे पृष्ठधार अक्ष यानी कि डोस्ट्रोवेंट्रियल एक्सिस में वक्षगुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्षगुहा के आयतन में किस प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। चित्र हमारा 14.2 में दिया गया है, देख सकते हैं आप इस चित्र को। जिस तरह से हमारा देख सकते हैं पसलियाँ और उरोस्थी का फैल रहा है। जैसे ही हमारे फेफड़ा है, बाहर से वायु आ रहा है, वायु जैसे ही आ रहा है तो ये हमारा डायफ्राम जो होती है वह संकुचित हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, और जैसे ही बाहर की तरफ जाएगा तो इसमें आयतन इसका बढ़ेगा, तो वक्ष के आयतन में यहाँ पर आयतन वृद्धि हो रही है, और ये हमारा पसली पंचर, तो हमारा जो बाहरी वायु होती है वो हमारे फेफड़े में आते हैं। फिर डायफ्राम और अंतरापशु पसलियों शिथिलन डायफ्राम और उरोस्थी को उनके समान स्थान पर वापस कर देता है। डायफ्राम और अंतरापशु पेशियों का शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन डायफ्राम और उरोस्थी को उनके समान स्थान पर वापस कर देता है और वृक्षीय आयतन को घटा देता है,
जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निश्वसन हो जाता है। निश्वसन हो जाता है। चित्र 14.2 का ब देख सकते हैं। जैसे ही डायफ्राम हमारा शिथिलन होगा, डायफ्राम का शिथिलन होगा तो ये हमारा वक्ष के आयतन में कमी आएगी और कम आएगी, तो इसका जो वायुमंडलीय दाब की तुलना में फेफड़ों की दाब में ज़्यादा होती है, इसलिए जो हमारा होती है वह हमारा निश्वसन हो जाता है। अब हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधि ये तो सम्मिलित वायु के आयतन या आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है। श्वसन गतिविधि में सम्मिलित वायु के आयतन को किसके द्वारा मापा जाता है? स्पायरोमीटर की सहायता से मापा जाता है, जो फुफ्फुसीय कार्यकलापों को नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायता होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने श्वसन की क्रियाविधि के बारे में कंप्लीट पढ़ा है। अगली वीडियो में हम लोग श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।